बालाजी मल, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुशीला जी काबरा, राष्ट्रीय समिति प्रभारी श्रीमती निर्मला नम्रता जी बियानी, पूर्वांचल उपाध्यक्षा श्रीमती मंजू जी कोठारी, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षा श्रीमती शोभा जी सादानी, राष्ट्रीय महिला सेवा ट्रस्ट अध्यक्षा श्रीमती राजी झंवर, पूर्वांचल समिति सह प्रभारी श्रीमती वर्षा जी डागा, कोलकाता प्रदेश संयोजक श्रीमती कंचन जी भट्टर, व्यक्तित्व विकास लिखावट के साथ कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता, अनेक हस्तकलाओं की धनी एवं हैंडराइटिंग विशेषज्ञ श्रीमती संजू जी राठी, सभी का हर्षित मन से भाव रूपी कुमकुम का तिलक लगाते हुए स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की शान श्रीमती संजू जी राठी का संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष पेश करती हूँ। श्रीमती संजू जी राठी बयानदर जिला महेश्वरी महिला संगठन सलाहकार, जनमानस प्रिय और समाजोन्मुख व्यक्तित्व में एक है। इन्होंने एकांशा नामक संस्था बनाई है जो विगत 12 वर्षों से हैंडराइटिंग परफेक्शन कोर्स की सफल कार्यशालाएं पूरे भारतवर्ष एवं विदेशों में भी ली जाती है। अब तक 40,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को हैंडराइटिंग कोर्स कराने का अनुभव एवं मुंबई में 30 से ज्यादा स्कूलों में हर वर्ष एकांशा हैंडराइटिंग परफेक्शन कोर्स की कार्यशाला का आयोजन होता है। इस कोर्स में अपने समाज की मातृशक्ति 300 से भी ज्यादा महिलाओं को शिक्षा के रूप में आत्मनिर्भर बनाया है। संजू जी राठी के द्वारा एकांशा सोशल फाउंडेशन संस्था का गठन 2010 में किया गया, जिसके तहत गरीब बच्चों, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम में सेवाएं दी जाती है। 6 जनवरी 2019 में उड़ान नामक कार्यक्रम में 7 अनाथ आश्रम के बच्चों का हैंडराइटिंग कंपटीशन करवाया गया, जिसमें 4000 बच्चों ने भाग लिया। और अभी नरसैंगिक आपदा के समय महेशी समाज द्वारा आयोजित पूरे देश में निःशुल्क कार्यशालाएं आप आयोजित कर रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए संजू जी के द्वारा बहुमूल्य मार्गदर्शन मिल रहा है। आइए हम सब उनके मार्गदर्शन को ध्यान पूर्वक सुने और अनुसरण करें। धन्यवाद। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद। संजू जी राठी मंच पर पधारें। जय श्री कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है संजू जी। आप ऑडिबल नहीं है संजू जी। चाय पिलाओ उनको, तब तो आवाज आएगी। अनम्यूट है वो। नहीं अनम्यूट नहीं है, कुछ कर रहा है। हाँ अनम्यूट है वो, उनकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन आप या तो एक बार बाहर निकल के वापस ज्वाइन करें मेरे ख्याल से, क्योंकि अब आपका आ भी गया है संजू जी। हाँ वो बाहर निकल गई हैं शायद। आपको यदि कुछ और बोलना चाहते हैं निर्मला दीदी, यदि अभी कुछ और बोलना चाहते हैं तो आप लोग अभी जब तक 2-5 मिनट हैं हमारे पास यूज कर सकते हैं उसको। नहीं वो वही संजू जी ही बोलेंगी अभी।
नहीं बोलेंगी तो वही, बट आपका कुछ भी अपने लोगों को कुछ मैसेज देना हो करना हो तो आप अभी कर सकते हैं, मतलब है वो जुड़ रही हैं जब तक वापस। टाइम हो गई है, सब चाय पी लीजिए। हाँ आ गई है वो, मैं 1 मिनट उनको को होस्ट बना रही हूँ। हम्म। यस संजू जी, आपको को होस्ट बना दिया है, प्लीज अपना वीडियो और माइक ऑन करें। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही है उनकी। हाँ, शायद इसीलिए। हेलो, हाँ अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। असुविधा के लिए माफी चाहती हूँ, पता नहीं क्या हो गया था। कलकत्ता प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत आप चाय बहुत पीने चले गए, आप लोगों को पता है कि आप चाय पी के आ रहे हैं। धन्यवाद। तो मैं शुरू करती हूँ। लॉकडाउन बन गया वरदान, लॉकडाउन बन गया वरदान, घर बैठे मिल रहा है अमूल्य ज्ञान। महिला संगठन का अतुल्य प्रयास नहीं होने दे रहा कोई प्रॉब्लम का आभास। हर दिन कुछ नव पल्लवित आधार, हमें करना चाहिए संगठन का आभार। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय लता दीदी की, जिन्होंने राह बनाई आप सबसे रूबरू होने की। आदरणीय झूम मंच, मंच पर आसीन सुशीला दीदी, नम्रता जी, मंजू जी कोठारी, राज दीदी, वर्षा जी डागा एवं मेरे श्रोतागण, आप सबके चरणों में शत शत वंदन। वंदन मेरी सासू माँ को और पूरे परिवार को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। वंदन भाईंदर जिला को, जहाँ से मैं खुद हूँ। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मारवाड़ी परिवार नहीं होगा जिससे कोलकाता से कोई रिश्ता नहीं होगा। कोलकाता में वेबिनार करना, दैट मीन्स पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला दीदी, कंचन जी और पूरे संगठन का, जो आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। हैंड राइटिंग आपका आईना होता है, यानी आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जैसा आपने बनाव श्रृंगार किया है, ठीक वैसा ही आईने में दिखता है। उसी तरह आपकी राइटिंग भी आपकी मिरर इमेज, आपका आईना होती है। आपकी राइटिंग से आपकी पर्सनालिटी के विषय में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आज नए रूप में दिमाग रूपी कंप्यूटर में फीड कर दिया है सुशीला जी ने। इतने अच्छे तरीके से, इतने आसान शब्दों से जिस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया है, सच कहती हूँ बहनों, बड़े बड़े संस्थानों में भी इस तरीके से नहीं सिखाया जाता। तो जिन लोगों ने नोट डाउन नहीं किया, मैंने तो उस समय सब कुछ नोट डाउन कर लिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग से नोट डाउन करके अपनी लिस्ट जरूर बना लें और हमेशा उसके ऊपर अमल करें। हस्ताक्षर है आपका आईना, करना है अब मुआयना। कहानी नहीं है मनगढ़ंत, सुनना शुरू से अंत। लिखावट बताती है आपके संस्कार, आचार, विचार और व्यवहार। जरा सी चूक आपके हस्ताक्षर में लगा देती है वाट आपके जीवन में। थोड़ी मुंबईया भाषा है, वाट यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाना। आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है हैंड राइटिंग का हमारे जीवन में।
राइटिंग वैसे तो आजकल लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी राइटिंग की जरूरत ही नहीं है, हम लिखते ही नहीं हैं। और ऊपर से ये महिला संगठन का प्रोग्राम है, तो संगठन की महिलाओं को तो बिल्कुल भी लिखने की आदत ही नहीं रह गई है। लेकिन आप सिग्नेचर तो करते ही होंगे, है ना? और अगर सिग्नेचर में जरा सी भी नेगेटिविटी आ जाए, यानी आप लोग अगर अक्षर गलत कर दें, तो क्या असर पड़ता है, इस विषय में हम आगे जानेंगे। हैंडराइटिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगी। जब आप छोटे थे तब आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता सब ने आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत मेहनत की थी ताकि आपको सुशिक्षित कर सकें। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनके पास थे उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस, और उन्होंने उन्हीं अनुभवों से हमें गढ़ा, हमारे पर्सनालिटी का निर्माण किया, और उसी का नतीजा है कि हम बहुत संतुलित हैं। हमने भी अपने बच्चों पर मेहनत की, उतनी 100% नहीं, लेकिन 50 to 75% तो हमने भी मेहनत की। उनकी हैंडराइटिंग को भी सुधारा, और हैंडराइटिंग के तहत ही हमें हमेशा सुनते हैं मोतियों जैसे अक्षर होने चाहिए। क्यों हम तुलना करते हैं मोतियों से? एक तो सबसे पहली बात, मोतियों का रंग सफेद होता है, स्वच्छ, एकदम दूध की तरह सफेद। तो हमारा जो चरित्र है वो भी उतना ही स्वच्छ और पाक, यानी एकदम निर्मल हो। दूसरा, मैं ये कल्चर मोतियों का बात नहीं करूंगी, मैं मोतियों की बात करूंगी बसरे के मोती, जो प्योर हुआ करते हैं। बसरे के मोतियों में कभी एक जैसी शेप नहीं होती। सीप में जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद गिरती है और वो मोती का रूप लेती है, तो उनकी शेप थोड़ी छोटी मोटी, टेढ़ी, चौकोर, गोल, अंडाकार, इस टाइप से शेप बनती है। तो अक्षरों की भी शेप उन्हीं जैसी है, कोई लंबा है, कोई गोल है, कोई चौकोर है, कोई त्रिकोणीय है। तो उन अक्षरों के हिसाब से मोतियों की से अक्षरों की तुलना इसीलिए की जाती है कि मोती अगर टेढ़े मेढ़े कोई भी स्वरूप के हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक माला में पहनाते हैं तो वो माला बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक उसी तरह आपकी राइटिंग भी मोतियों जैसी सुंदर माला के स्वरूप होनी चाहिए, ताकि आपका चरित्र एकदम निर्मल हो और कोई भी शेप के हो, माला में एक सार पिरो दिए जाए। अब आते हैं, हमने हमारे बच्चों के पर्सनालिटी को बनाया, उनका निर्माण किया, उनको बड़ा किया, लेकिन विगत 15-20 सालों में संस्कार को ताक में रखकर विदेशी सभ्यता को अपनाने में लग गए हैं, और अपने ही बच्चों की परवरिश में चूक होती जा रही है। और शायद इसी कारण गली गली, शहर शहर अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। क्या आपने ध्यान दिया है आज के बच्चों की लिखावट पर? एक तो अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ना है। आज इस सेशन की शुरुआत हिंदी दिवस से हुई, इसलिए मैं ये 2-4 लाइनें इसमें आपसे जोड़ना चाहूंगी। कितनी अमूल्य बात आप लोगों ने बोली है। आज के बच्चों की लिखावट पर क्या आपने ध्यान दिया है? बिल्कुल हैजी, एकदम अनरीडेबल होती जा रही है राइटिंग, क्योंकि हम विदेशी भाषा, विदेशी सभ्यता सबका अनुकरण करने लग गए हैं। इंटरनेशनल बोर्ड्स में पढ़ा रहे हैं, और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज में भी कोई फॉरेन लैंग्वेज ही चूज कर रहे हैं, हिंदी या संस्कृत बिल्कुल नहीं। और इसके कारण उनका अपने देश के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, वो कम हो गया है। और देश के बाद में आता है उनका परिवार,
समाज, परिवार और खुद, उन सब चीजों से अपना लगाव कम होता जा रहा है। एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश बनता है। और ये इंटरनेशनल बोर्ड्स और विदेशी इंटरनेशनल कल्चर को अडॉप्ट करने के कारण ये हमारा रिवर्स में देखिए, देश, समाज, परिवार और खुद, चारों चीजों से पर्सन विमुख होता जा रहा है। शायद इसीलिए ये सुसाइडल केस बढ़ते जा रहे हैं। ये समय तो कपूर के जैसे उड़ जाएगा। 6 महीने से हम अपने घरों में कह दें, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हम अपने आप में इतने व्यस्त हो गए हैं। जब ये समय कपूर के जैसे उड़ जाएगा, पहली फ्लाइट पकड़कर हमारे बच्चे विदेशों में जाकर सेटल हो जाएंगे और हम अकेले यहाँ रह जाएंगे देश में, कभी अपनी तकदीर पर हंसते और कभी गुनगुनाते। हिंदी भाषा का कितनी अहमियत है इसके लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगी। देश के अहम यानी प्रतिष्ठित स्थानों पर सिग्नेचर हिंदी में ही क्यों कराए जाते हैं? जितने प्रतिष्ठित, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से का भी सिग्नेचर हिंदी में ही है। इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री आए वो अगर अंग्रेजी में करते थे, लेकिन जो हमारे प्रतिष्ठित स्थान हैं, सर्वोच्च स्थान जो हैं, उन पर आसीन व्यक्तियों का सिग्नेचर हमेशा हिंदी में कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? ताकि वो अपने जन्मभूमि, अपने देश को प्यार और सम्मान कर सके। लेकिन जाने दीजिए, खैर, जब हम हमारे बच्चों को अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करते हैं और हम भी अंग्रेजी भाषा में ही सिग्नेचर करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या कहती है हमारी लिखावट। मैंने ये जो ग्राफोलॉजी यानी हैंडराइटिंग से आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करना, ये एक बहुत बड़ा साइंस है और ये साइंस बहुत गूढ़ यानी बहुत डिफिकल्ट भी है। मेरा इसमें 28 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसको सरल भाषा में छोटी छोटी कविता रूपी बनाकर मैंने जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि सरल भाषा होती है तो हमें याद रह जाता है। मेरी पहली कविता है, कविता की 4 लाइनें हैं। बोलती है बिंदु हर रेखा बोलती है, बोलती है बिंदु हर रेखा बोलती है, आपके दिल के हर राज खोलती है, आपकी लिखावट आपका अक्ष है, बताती है राइटिंग आप कैसे शख्स हैं। बोलती है बिंदु यानी आई पर जो डॉट लगाते हैं, ये 26 लेटर्स में से, अल्फाबेट्स में से सबसे छोटी चीज होती है और ये सबसे ज्यादा बोलती है। हमारे में कहावत है, छोटा जितना खोटा, है ना? तो ये जितनी छोटी है ना उतनी नटखट है, बहुत जल्दी ये हमारे विषय में बता देती है। तो कैसे बताती है, आइए हम जानते हैं। आई की अगर बिंदु आई के ठीक अगर ऊपर है, दैट मीन्स आप अपने काम के प्रति बहुत सजग हैं, लॉयल हैं, ईमानदार हैं। और अगर आई की डॉट को यहाँ वहां जहां तहां कहीं भी लगा दिया तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखते रह जाएंगे, यानी डे ड्रीमर। अपने आज के लिए आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ सपने देखेंगे, और सपने देखने वाले कभी सक्सेस नहीं होते। कुछ लोगों की आई की डॉट में सर्कल होता है। सर्कल का मतलब होता है अटेंशन सीकर। ये एक अच्छी क्वालिटी भी है और बुरी क्वालिटी भी। दोनों कैसे हैं ये जानने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ।
आजकल 60% गर्ल्स की राइटिंग बहुत सुंदर होती है और वो टॉप भी करती है अपने अपने क्लासेस में, और उनकी राइटिंग में बहुधा सर्कल होता है। तो जो लड़कियां राइटिंग बहुत प्रेजेंटेबल लगाती हैं, राइटिंग बहुत प्रेजेंटेबल है और सर्कल लगाती हैं, वो लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं। वो अक्सर भीड़ में अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करती है, अपना काम बहुत मेहनत से पूरा करती हैं, ब्यूटी को एप्रिसिएट करना उन्हें आता है, और हर काम को अगर प्रेजेंटेबल वे से करते हैं तो इंटरेस्ट बना हुआ रहता है और वो सक्सेस होते हैं। उसके विपरीत 40% या 60%, मोर देन 40%, 60% बॉयज की राइटिंग हैजी होती है, अनरीडेबल होती है, साइज में बहुत वेरिएशन होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ में होती है। तो वो भी है तो अटेंशन सीकर बिकॉज ऑफ सर्कल ऑफ आई डॉट। तो ये सर्कल होने के कारण वो भी अटेंशन सीकर हैं। लेकिन कैसे अटेंशन सीख करेंगे, कैसे लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे? गलत वे से, नेगेटिव वे से, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, अनवांटेड बहस करना। तो ये हो गया, एक ही चीज दो बातें बता रही है। अगर आपकी हैंडराइटिंग गुड है तो आपकी पर्सनालिटी वेरी गुड है, और अगर आपकी हैंडराइटिंग हैजी है तो आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिव ट्रेट है। और ये बिंदी इसके अलावा भी 15 टाइप्स की और लगती है, तो वो तो अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो शायद 2 सेशंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये एक बिंदी से ही आपने देखा कि आप कैसे पर्सनालिटी हैं, ये आपको पता चलता है। हर रेखा बोलती है। टी के ऊपर जो हम क्रॉस बार लगाते हैं ये भी हमें बहुत कुछ बोलती है। टी का ये होता है स्टेम और ये होता है क्रॉस बार। अगर टी का क्रॉस बार स्टेम लाइट है, क्रॉस बार डार्क है, यानी ज्यादा प्रेशर के साथ दिया है, दैट मीन्स आपको काम करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत हो सकती है, लेकिन एक बार काम शुरू किया तो आप काम कंप्लीट करके ही बैठेंगी। इसके विपरीत अगर आपका ये लाइट है और ये और ज्यादा लाइट है तो आपका काम करने का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। जैसे तैसे शुरू किया लेकिन बीच मझदार में ही आधा छोड़ दिया। और अगर ये डार्क है और ये एक्स्ट्रा डार्क है तो आप में एक जुनून है काम के प्रति, एक नशा है, मुझे मेरा काम कंप्लीट करना है, तभी मुझे बैठना है, बीच में नहीं खत्म करना है, काम को छोड़ना नहीं है। तो आपने देखा टी के क्रॉस बार को हम लाइटली लेते होंगे, पता नहीं था, अज्ञानतावश हम कैसे भी लगाते थे, लेकिन आज से ही ध्यान रखिएगा, स्टेम से टी का जो क्रॉस बार है ये लगाते समय ज्यादा प्रेशर दीजिए। और जिस प्रकार नम्रता जी आपके नाम में टी है, तो मैंने आपको आपके कामों को देखा है, अगर आप गौर करेंगी तो पाएंगी कि आपका टी का क्रॉस बार ज्यादा डार्क है टी के स्टेम से, क्योंकि आप में एक काम करने का जुनून है। ये जुनून हमारे बच्चों में भी होना चाहिए, इसलिए टी के स्टेम से भी ज्यादा टी के स्टेम को भी डार्क करना है, प्लस आपके टी के क्रॉस बार को भी डार्क करना है। अब आते हैं ये क्रॉस बार का साइज। कुछ लोग टी के क्रॉस बार के साइज को इतना छोटा लगा देते हैं, कुछ लोग इतना बड़ा लगाते हैं कि 2-3 लेटर्स आगे पीछे के भी कवर हो जाते हैं। जो लोग छोटा क्रॉस बार लगाते हैं उनका जो एस्टीम है वो बहुत ही लो होता है, और जो बहुत बड़ा लगाते हैं वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाते हैं। इनके आगे पीछे के
2-4 लेटर्स छुप जाना, दैट मीन्स वो अपने मन की बातों को इतना छुपा लेते हैं कि लोग उनको समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए ये जो साइज है, ये आपका टी का जो क्रॉस बार होता है उसी के अनुरूप होना चाहिए, उसका जस्ट आधा। अगर आपके इसकी हाइट 3 mm है तो आपकी राइट इसका क्रॉस बार का साइज होना चाहिए 1.5 mm। अब आते हैं, आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि टी की जो ये साइज होता है, आप दूसरे लेटर्स को हमेशा रेड लाइन से टच करते हैं। जब हम बच्चों को शुरुआत में सिखाते हैं राइटिंग, तब हम 4 लाइन में सिखाते हैं। 4 लाइन में क्यों सिखाते हैं, इसका मैं इस टी के बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। टी को हमेशा आप आज ही गौर कीजिएगा, नेट पे सर्च कीजिए, कोई भी अच्छे राइटर की अगर बुक होगी ना, तो टी हमेशा रेड लाइन से स्मॉल होता है इतना। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि पर्सनालिटी के ईच एंड एवरी लेटर्स, स्मॉल लेटर्स स्मॉल, 26 लेटर्स स्मॉल और 26 लेटर्स ही कैपिटल आपकी पर्सनालिटी की 500 से ज्यादा बातें बताते हैं। ये जो टी होता है, ये आपके नेचर के ईगो को शो करता है। आदरणीय सुशीला दीदी ने बताया था कि ईगो नहीं रखना चाहिए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपके अंदर ईगो है तब कैसे पहचानेंगे? टी के साथ अगर आप एच को अपनी लिखावट में देखेंगे, टी अगर एच से लॉन्ग है, टी होता है ईगो, एच होता है इंटेलिजेंस, तो टी अगर लॉन्ग है तो आपका इंटेलिजेंस से ईगो ज्यादा है। और अगर टी का एच के बराबर लिख रहे हैं तो ईगो और इंटेलिजेंस दोनों इक्वल है। और अगर टी को स्मॉल और एच को लॉन्ग लिख रहे हैं तो मोबाइल के खूबसूरत फीचर्स के जैसे आपका भी ये फीचर होगा कि ऑटोमेटिकली आप में ईगो कम हो जाएगा और इंटेलिजेंस ज्यादा होगा। इसीलिए अब बुक्स में टी को ब्रदर अल्फाबेट बोलकर स्मॉल लिखाया जाता है ताकि रेड लाइन से टच ना करें। तो आपके अंदर ईगो है या नहीं है, आप खुद ही अपने आप को चेक कर सकते हैं, है ना आपका आईना। अब आते हैं, ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर की है, मैंने ये 4 लाइन की है। रेड एंड ब्लू लाइन की नोटबुक्स आती है, ठीक वैसी ही की है। आपने भी गौर किया होगा कि जब बच्चों को शुरुआत करते हैं पढ़ाने की, लिखाने की, तब राइटिंग को 4 लाइन्स में लिखाया जाता है। क्यों लिखाया जाता होगा? इसके पीछे भी तो लॉजिक है, साइंस है, ये कहानियां नहीं है। साइंस ये बोलती है कि आपकी राइटिंग का परफेक्ट एक साइज होना चाहिए। 2 mm टू 2.5 mm टू 3.5 mm जो राइटिंग होती है वो परफेक्ट राइटिंग होती है। इससे छोटे लिखने वाले लोग अपनी क्वालिटी को, इसे अगर स्मॉल राइटिंग लिख रहे हैं, उनमें नॉलेज तो बहुत होगा, हर चीज के विषय में उन्हें ज्ञान होगा, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उनमें सक्सेस फियर होता है, अपने आप का इंसल्ट होने का, फेल होने का, किसी के द्वारा डांटे जाने का, तो वो अपने आप को नॉलेज होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लोग बहुत ही बड़ा बड़ा लिख देते हैं, देख रहे हैं राइटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया।
ये लोग लीडरशिप क्वालिटी को शो करते हैं, शो ऑफ करते हैं, होते नहीं हैं। ये अंदर से इतने डरपोक होते हैं कि इनको अंधेरे से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, और ये जहां तक कोशिश करते हैं अपने आप को ग्रुप में रखने की, 2-4 जनों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अकेले रहने में ये लोगों को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो दोस्तों देखिए, आपको जो 4 लाइंस में प्रैक्टिस कराई थी, उसके पीछे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का लॉजिक था कि आपको एक साइज, यूनिफॉर्म साइज राइटिंग दे। लेकिन समय के साथ हमारी राइटिंग में गड़बड़ होती गई, किसी की स्मॉल और किसी की बिगर होती चली गई राइटिंग। अगर आप लोगों में दोनों में से कोई एक क्वालिटी है, तो आप इजीली आज से ही एक 4 लाइन की नोटबुक मंगवाइए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपकी राइटिंग का परफेक्ट साइज आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि हम तो लिखते ही नहीं हैं, हमारी जरूरत क्या है लिखने की, प्रैक्टिस करने की? तो आप लोग बैंक के लिए साइन तो करते ही होंगे, है ना? साइन तो सभी लोग करते हैं। अगर सिग्नेचर की राइटिंग आपकी स्मॉल है, आपकी राइटिंग से आपकी सिग्नेचर की राइटिंग स्मॉल है, तो आप में यही क्वालिटी है, सक्सेस फियर होना, एक्सप्रेस ना कर पाना, नॉलेज होते हुए भी ना भाग ले पाना, फोबिया होना, कोई ना कोई डर किसी ना किसी बात का, और अगर बहुत बड़ी है तो शो ऑफ करना। अगर ये गड़बड़ रहा तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव के रॉन्ग सिग्नेचर में नेगेटिव ट्रेट होने से लग जाती है वाट, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। फिर ना सक्सेस मिलता है, ना बैंक बैलेंस बढ़ता है, ना यश मिलता है, फेम नहीं मिलता। इसी चीज को और अच्छे तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल के से द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मेरी राइटिंग, ये एकांशा हैंडराइटिंग परफेक्शन कोर्स का एक सूत्र है, SSS फॉर्मूला है। SSS फॉर्मूला में मैंने 3 फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की है। फर्स्ट S होता है स्ट्रेट। आपकी राइटिंग अगर स्ट्रेट है, एकदम सीधी है, दैट मीन्स क्या? और अगर आपकी राइटिंग लेफ्ट टू राइट स्लांट जा रही है, S, S और S, स्ट्रेट, स्लैंट एंड स्लीप। अगर स्ट्रेट राइटिंग है यानी आप एकदम सीधे हैं। एकदम सीधे होना, पहली बात ईगो होना। सुशीला दीदी के शब्दों को वापस आपको दोहरा रही हूँ। जिन पेड़ों में फल लगते हैं तो नम्रता से झुक जाते हैं, लेकिन जो पेड़ सीधे रहते हैं वो एकदम सीधे रहते हैं, हवा आने से सबसे पहले वही गिरते हैं। और आपने एक कहावत और सुनी होगी, जंगलों में सीधे पेड़, सीधे दरख्त ही सबसे पहले काटे जाते हैं। तो आपकी अगर राइटिंग एकदम स्ट्रेट है तो आपके सीनियर्स हमेशा आपको डोमिनेट करेंगे। अगर आप वर्किंग है तो ऑफिस में, घर पे हैं तो हमारे सीनियर्स हैं, तो हम अपनी पर्सनालिटी को उतना एनहांस ही नहीं कर पाएंगे जितना हमें करना है। अगर आपकी राइटिंग लेफ्ट टू राइट स्लैंट है, इंग्लिश राइटिंग, नॉट देवनागरी, हिंदी लिपि नहीं, देवनागरी लिपि नहीं, सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अगर लेफ्ट टू राइट स्लैंट हैं तो
इसका मतलब है कि आप स्लैंट यानी जब हम चलते हैं तब हम आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। दैट मीन्स हम गतिशील होते हैं, हमारे अंदर स्पीड होती है। और अगर हम गतिशील है दैट मीन्स हम कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे हैं, और अगर हम काम कर रहे हैं तो हम सफल होंगे। अभी मैंने स्लीप एक ये बनाई है डिजाइन, जिसमें मैंने सोता हुआ पर्सन दिखाया है। सोती हुई अवस्था में हमारा ब्रेन बिल्कुल काम करता है, ब्रेन काम करता है, सिर्फ शरीर बिल्कुल काम नहीं करता। जैसे सोए हैं वैसे ही सोए हैं। और जिनकी राइटिंग ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब स्लीपिंग कंडीशंस में है उनकी राइटिंग, तो वो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो सोए हैं, लेजी हैं, आलसी हैं, तो उनको सफलता मिलने का कोई चांस ही नहीं है। इसी ट्रिपल एस से एक और एग्जाम्पल दूंगी। फर्स्ट एस होता है शेप। अल्फाबेट्स का शेप हमेशा ओवल होना चाहिए। ओवल शेप लिखने वाले लोग हमेशा एनर्जेटिक, एक्शन, एनकरेज, डिसीजन मेकर, ये सब क्वालिटी से भरपूर होते हैं। यही अगर लेटर्स को इस तरीके से लिखते हैं तो वो लेजी होते हैं, आज का काम कल पर टाले, तो ये नहीं होना चाहिए। दिखने में ये भी ए दिख रहा है, दिखने में ये भी ए दिख रहा है। अभी आप डिफरेंस देखिए, ये एनर्जेटिक है और ये लेजी है, स्लीपिंग मोड पर है, तो ये लेजी क्वालिटी होगी इनमें। सेकेंड एस स्टैंड फॉर स्लैंट। अगेन स्लैंट के लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स, लैटिन लेटर्स, इंग्लिश में भी इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जिसमें लैटिन अल्फाबेट्स यूज होते हैं, उनको हमेशा लेफ्ट टू राइट स्लांट लिखना चाहिए। इसके लिए मैं अगेन एक एग्जांपल देना चाहूंगी आप लोगों को। समुद्र के किनारे जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा झुके हुए होते हैं। क्यों झुके हुए होते हैं? क्या इस विषय पे गौर किया है? समुद्र के किनारे 24 घंटे हवा चलती है। जब किसान वो प्लांट्स को लगाता है, छोटे छोटे प्लांट्स लगाता है, तो कुछ प्लांट्स वो हवा को फेस नहीं कर पाते हैं, गिरते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हवा के साथ रुख मिलाते हैं, सहन करते हैं हवा को, स्लैंट होते हैं और ग्रोन अप होके फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक उसी तरह लेफ्ट टू राइट राइटिंग लिखने वाले लोग अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं और आगे निकलते हैं। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स से डरते नहीं हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्व करेंगे और आगे निकलेंगे। तीसरा है साइज, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था। आपकी राइटिंग का साइज स्मॉल नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत बिग। आपकी राइटिंग का साइज 4 लाइन में जो ये साइज मिलता है लेटर्स का, वो होना चाहिए। मिडिल अल्फाबेट्स का साइज हो गया ये, असेंडिंग यानी अपवर्ड्स रेड लाइन जाती है, उसका साइज हो गया ये, और डिसेंडिंग लेटर्स आपके जी, जे, वाई, जेड जो नीचे की तरफ आते हैं, उनका जो ये साइज मिलता है, ये राइटिंग का साइज होना चाहिए। तो राइटिंग के अगर ट्रिपल एस फॉर्मूला को हम समझ लें तो हमारी राइटिंग के बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स
रिमूव कर सकते हैं। अब आके देखते हैं कि और क्या क्या हम अपने सिग्नेचर में, तो फ्यू अल्फाबेट्स होते हैं, तो जनरली जो अल्फाबेट्स ज्यादा होते हैं और ज्यादा असर करते हैं, मैं उन्हीं अल्फाबेट्स को कवर कर रही हूँ। ए ओवल लेटर्स, जो मैंने बताया कि आपकी राइटिंग का शेप जो है ओवल होना चाहिए, तो ओवल लेटर्स में से सिर्फ 5 अक्षरों को ही देखना है हमें। ए, डी, ओ, जी एंड क्यू। ओवल शेप से ये जो 5 अल्फाबेट्स हैं, ये आपकी राइटिंग की, आपकी पर्सनालिटी को 22% इफेक्ट करती है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो ये जो लेटर्स हैं, ये शुरुआत होते हैं लेटर सी से, ठीक है। अगर लेटर सी को हमने परफेक्ट वे में लिखा, तो ये जो 5 लेटर्स हैं, ये भी प्रॉपर शेप में आपके लिखे जाएंगे। टोटल लेटर्स हो गए 6। अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26। 26 में से अगर 6 लेटर्स को माइनस करो, तो आपका 23% हैंडराइटिंग तो इम्प्रूव होता ही है, आपकी पर्सनालिटी भी 23% इम्प्रूव होती है। सबसे बड़ा पर नेगेटिव ट्रेट क्या होता है? लेजीनेस। अगर हम इनको ओवल शेप में निकलेंगे, तो सबसे बड़ा हिस्सा होता है लेजीनेस का, वही निकल गया। कितना आसान है देखिए। अब आते हैं इनको, और अगर मैंने 10 से 15% लेजीनेस निकाल दी, तो बाकी के 12% का क्या? अगर ए ऊपर से ओपन रहा, पर्सन इज वेरी टॉकेटिव, बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव होना, इरिटेट करने वाला होना, जिसकी बातों में कोई रस नहीं होता। बोल तो अभी मैं भी बहुत रही हूँ, बोलते तो बहुत अच्छे वक्ता लोग जो होते हैं, वक्ता वही होता है जो अच्छा बोल पाएगा, तो ही श्रोताओं में रस घोल पाएगा। तो इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका लेटर डी ओपन है, तो आपने देखा होगा कि बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक होती है और टीचर बड़ा सा गोल रेड सर्कल बना देती है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और माइनस मार्किंग हो गई। अब हम बड़ों का क्या? अगर आपका डी ओपन है, तो आप हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना आना चाहिए। अगर हमने अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, तो अगेन हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेटर ओ, लेटर ओ अगर ओपन है, तो ये तो बड़ा खतरनाक है। लेटर ओ है आपका पेट। कहावत है ना, फलानी के तो मन में, पेट में बात ही नहीं पचती। तो देखिए, अगर ओ ओपन है, तो उसका पेट और मुंह पूरा खुला है, और कितना अच्छा है कि अभी तो किसी से मिलने जाने की भी जरूरत नहीं है। तुरंत व्हाट्सएप बटन दबाया, रिकॉर्ड किया और भेज दिया, तो आपके सीक्रेट्स नहीं रख पाएंगे। तो जिनका लेटर ओ ओपन है, उनको कभी अपने राज मत बताना। कंचन जी, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनका भी लेटर ओ ओपन होता है ना, उनसे बहुत बच के रहना चाहिए। दोनों लेटर ए एंड ओ अगर ओपन है, तो वो सीक्रेट्स नहीं रखते हैं, तुरंत मैसेज हो जाएंगे और हमारे राज धरे के धरे रह जाएंगे।
अभी एक चीज और दिखाऊंगी कि अगर ओ या ए में इस तरफ अगर लूप है, यानी लेफ्ट साइड अगर लूप है, ये भी खतरनाक है। ये लोग बहुत झूठ बोलने वाले होते हैं। ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते हैं, काम को समय पर पूरा नहीं करेंगे और फिर बनाएंगे बहाने और दूसरों को झूठा ठहरा देंगे। तो ये भी लेफ्ट साइड लूप भी गलत है। ओ में अगर राइट साइड लूप रखा है तो ये जितना बड़ा लूप होता जाएगा उतना ज्यादा पर्सन सीक्रेट्स रखने वाला होगा। अगर पूरा बंद ओ है तो भी पर्सन का पेट और मुंह पूरा बंद, वो अपनी पेट की बात किसी को नहीं बताएगा। और अगर इसने राइट साइड गांठ लगाई है तो उसने आपकी बात को इतना मजबूत गांठ लगा दिया कि वो गांठ खुलेगी नहीं। तो छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। लेटर जी, लेटर जी है ना, हम महिलाओं का तो बहुत ज्यादातर ही खुल जाता है। इसके पीछे भी एक राज है, क्यों महिलाओं का खुलता है। हम महिलाएं हैं ना, हम लेडीज बाजार जाती हैं 5 चीजें खरीदने की लिस्ट बनाकर। 3 चीजें तो हमने खरीद ली, तब तक हमारा मन लगा, फिर मन इधर उधर आकर्षित हो गया, दूसरी 10 चीजें खरीद ली और जरूरत की 2 चीजें रह गई। अब ये 10 चीजें जो खरीदी वो अभी की जरूरत ही नहीं है, कब जरूरत होगी पता नहीं है, लेकिन हमें अच्छी लगी और हमने खरीद ली। तो हमने क्या किया, मनी का वेस्टेज, मनी वेस्ट हुआ। तो ओपन जी रखने वालों का मनी वेस्ट होता है। तो ये जो संगठन की महिलाएं हैं, आज से अपना जी चेक कर लेना। स्मॉल जी को ओवल भी लिखना है और बंद भी रखना है, ओपन बिल्कुल नहीं रखना, मनी वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट लेटर है क्यू। क्यू लेटर अगर ऊपर से ओपन हो जाता है, बहुत झगड़ा करने वाले लोग होते हैं, बिना मतलब ही, बिना बात ही तुनक मिजाज झगड़ा कर लेंगे। कुछ लोग क्यू को सिर्फ ऐसे लिखते हैं, क्यू की शेप होती है पूरी ये स्लांट नीचे आके स्लांट अप, और जब हम लिखते हैं ABCD लिखते हैं तो क्यू के साथ R होता है, स्पेलिंग लिखते हैं तो क्यू के साथ हमेशा U होता है, ताकि आप ऊपर ले जाके लिखो। अभी क्यू को ऐसे लिखकर बाद में U लिखा, तो ये व्यक्ति है ना अपने अग्रेशन को, अपने गुस्से को एक्सप्रेस ही नहीं करता है, उसको गुस्सा ही नहीं आता है, कुछ भी बोल दो। तो ये क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, और गुस्सा हमारी इनबिल्ट फीचर है, वो होना चाहिए। कुछ लोग इसको राउंड कर देते हैं नीचे से, सही समय पर सही तरीके से गुस्से को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, ये भी नेगेटिव ट्रेट है। कुछ लोग इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, यहाँ का गुस्सा वहां पर निकालना, ये भी नेगेटिव ट्रेट है। अभी देखिए क्यू लेटर बहुत कम यूज होता है, लेकिन क्यों कम होता है, ताकि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। गुस्से से ही तो बहुत सारी बातें बिगड़ती है, संयम खो जाते हैं हम गुस्से में, और इसके कारण लेटर क्यू को यूज करना, लेटर क्यू से बहुत ही कम वर्ड्स होते हैं, और लेकिन इतना ज्यादा यूजफुल लेटर है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कैपिटल क्यू जनरली हम लिखते ऐसे हैं, ये वाला लिख देते हैं हम, 1 नंबर होता ऐसा है। ये क्यू लिखने वाले लोग अपनी ही सक्सेस पे, अपनी ही मेहनत पे ब्रेक लगा देते हैं, तरेर डाल देते हैं, फिर उनको स्टूडेंट्स लाइफ में मार्क्स कम मिलना, और बड़े होकर जब अर्न करते हैं तो धन ना मिलना। इसलिए हमेशा क्यू को इस तरीके से लिखना चाहिए।
एक और कविता की 4 लाइनें बोलती हूँ। वैसे तो इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर समिति के सहायता से हम लोग पूरे देश विदेशों में घर बैठे तो जुड़ गए हैं, लेकिन इस जूम सभागृह की एक तकलीफ हो जाती है कि खाली वक्ता ही बोल सकता है, श्रोता को खाली सुनना है। और साइंस बोलती है कि कान जो होते हैं ना, वो सिर्फ 3 मिनट तक ही किसी को सुन सकते हैं, उसके बाद हमारा ध्यान भटकने लग जाता है। आंखें जो है ना, 1.5 मिनट तक ही कोई चीज को देख सकती है, फिर पलके झपकाई और ध्यान बटा, हमारा ब्रेन दूसरा काम करने लग जाएगा, हम कुछ और सोचने लग जाएंगे। तो ये एक कमी है। तो मैं आपसे कोई वार्तालाप नहीं कर पा रही हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए ये जो कविता के माध्यम से एक ही आवाज को सुनने के थोड़े अलग अलग तरीके हो जाते हैं। तो मेरी दूसरी कविता है, अक्षर हो दूर तो इंसान मतलबी हो जाता। अक्षर हो दूर तो इंसान मतलबी हो जाता, शब्दों की दूरियां अकेलापन हिलाता। दबाव यानी प्रेशर ना हो तो महत्व खो जाता, अधिक दबाव से गुस्सा और जुनून बढ़ जाता। अक्षर हो दूर यानी आपके सिग्नेचर में लेटर्स जो यूज कर रहे हो, वो अगर इतना दूर दूर अगर आप लिख रहे हो तो इंसान मतलबी हो जाता। ये इतने दूर दूर लेटर्स हैं कि पर्सन सेल्फिश है, वो मतलबी है, वो मतलब जिससे होगा उसी से ही बात करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो अक्षर दूर नहीं होने चाहिए। और अगर अक्षर पास पास हो जाए, एक दूसरे में ही घुस जाए, ये भी गलत है। ये पर्सन हमेशा दूसरों के लिए ही जिएगा, सेक्रीफाइस ही करेगा, अपने लिए ना इसको वक्त है ना इसको कोई फीलिंग्स है। तो दूसरों के ऊपर सेक्रीफाइस करना बहुत ज्यादा भी गलत है। दोनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए लेटर्स के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना चाहिए। शब्दों की दूरियां अकेलापन है लाता। अगर आपके शब्द बहुत दूर दूर हैं, अकेलापन है लाता, आपको लोनली फील कराता है, आप एकांत पसंद करते हैं, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं, और ज्यादा दोस्ती यारी नहीं होती है, किसी से ज्यादा मिंगल अप नहीं होते हैं। तो एकांतवास में बहुत तकलीफें होती हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर शब्दों को भी अगर एक दूसरे के पास पास लिख दिया, ये भी गलत है। ये ऐसा व्यक्ति होगा, बिना पूछे ही दे दो अपनी सारी एडवाइस, बिना पूछे ही 1 घंटे की एडवाइस दे देंगे। इनको अपने घर में प्यार नहीं मिला है, या बाल्यावस्था में ज्यादा प्यार नहीं मिला है, घर पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, जो भी मिलता है ना उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं और उससे अपने दिल की पूरी बातें खोल देते हैं, जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि कितनी दूरी होनी चाहिए, साइज तो हमने 4 लाइन की नोटबुक में देख लिया। अब आप वापस बचपन में जाइए और याद कीजिए, आपको जब लिखना सिखाया जाता था तो बोला जाता था कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में कीप 1 फिंगर डिस्टेंस, 1 उंगली रखो और फिर दूसरा शब्द लिखो। सब सखियों, आपकी उंगली बहुत नाजुक होती थी, बहुत दुबली पतली उंगली होती थी, बच्चों की उंगली कितनी बड़ी होगी। अब वाली उंगली को नहीं रखना है, बचपन वाली उंगली को रखना है।
यानी आपका डिस्टेंस जो है वो इतना ही दूर होना चाहिए शब्द से। अभी वाली उंगली रख दी तो परिवार से, समाज से, अपने आप से दूर हो जाएंगे। आप लोगों को मेरे ख्याल से इंटरेस्ट आ रहा होगा, यस आ रहा है ना? यस। ऐसा है दीदी, आपने इंग्लिश का तो इतने वर्ड बता दिए, लेकिन जो हिंदी में लिखते हैं उसके लिए क्या है? निर्मला दीदी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा, ये इतनी सुदृढ़ भाषा है ना, इसको थोड़े समय में बांधना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सरल भी उतनी है। हर किसी के अंदर गागर में सागर समाता है, जैसे समा भी जाती है। तो देवनागरी लिपि हमेशा सीधे अक्षर होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा स्लांट होती है। यस शब्दों की दूरी, अक्षरों की दूरी तो वो की वही मायने रख रही है, लेकिन अक्षर सीधे होना यानी इंडिपेंडेंट होना, कॉन्फिडेंट होना। देवनागरी लिपि का सीधा अक्षर बोलता है कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस होना। तो देवनागरी संजू जी, हमारी सभी सहसंयोजिकाओं ने आपको लिखकर भी दिखाया था। वो आप ही के लिए लिखा था उन्होंने, वो जानना चाहती थी कि उनकी हैंडराइटिंग से वो कैसी। ओह माय गॉड, लेकिन इतनी जल्दी में लिखे हुए की तो मैं बता नहीं पाऊंगी कंचन जी, लेकिन आपने जो पीपीटी रेडी किया था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत दिल को छू गया था। और इसीलिए मैंने शुरुआत में बोलने के लिए कुछ और लिखा हुआ था, वो सब रह गया और मैं उसी में ही रह गई। एक तो दीदी के, सुशीला दीदी के शब्द इतने अच्छे थे कि वो मुझे बहुत ही प्रभावित कर रहे थे, और वो भी बहुत, हिंदी भाषा बहुत सरल भाषा है। निर्मला दीदी, ग्राफोलॉजी जो है सिर्फ 110 साल पुराना इतिहास है, और ये इतिहास भी हमारे महाराष्ट्र, हमारे देश से विदेश गया और विदेश से लौट कर आया। और हम इंडियंस इतने सिंपल लोग हैं कि विदेशी चीजों को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। हिंदी में महाराष्ट्र का एक हमारे संत हुए हैं, श्री स्वामी रामदास समर्थ, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है दासबोध। ये जो गुरु, ये स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु हुए हैं रामदास जी, उन्होंने ग्रंथ लिखा है दासबोध, और दासबोध में हस्तलेखन, हस्ताक्षर को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैंने जब ये पढ़ा था तब मुझे मराठी नहीं आती थी। मैंने भी किसी एक जन को मेरे घर के पास एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक दिन कोई गीता के एक श्लोक पर तर्क हो गया, तो एक कॉलेज गोइंग लड़के ने मेरे से तर्क किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं। नहीं तो हम अपनी भाषा बदलने के कारण कुछ चीजों की मैं कमी महसूस कर रही थी। फिर थोड़े समय के बाद जब मुझे दासबोध का पता चला, और मैंने उस लड़के को मिली और मैंने बोला मुझे ये मराठी में दासबोध पढ़ के सुना और समझा। फिर उस लड़के ने मुझे ये पढ़ाया और समझाया, इतना गुड, इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार। क्योंकि ग्राफोलॉजी सीखने की भी कहानी जो है वो मैं कभी और शेयर करूंगी। मैंने जब ग्राफोलॉजी सीखी थी, उस समय सीखी थी जब हमारे घर की बहू बेटियों को घर से बाहर निकलकर कुछ भी काम करने की आजादी नहीं थी। हम पर्दे में रहकर को बहुत अच्छे से संभालते थे। लेकिन मेरे कांटेक्ट में एक ग्राफोलॉजिस्ट आए और मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा, और मैंने उनके साथ सीखना शुरू कर दिया। मेरे पति ने बहुत साथ दिया था, इसीलिए मैं मेरे सासू माँ और परिवार को हमेशा वंदन करती हूँ।
और इतना सीक्रेट भी रखा कि किसी को बताया नहीं। हफ्ते में एक दिन क्लास होती थी, SNDT कॉलेज है हमारे मुंबई का, वहां पर जाके मैंने फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी का कोर्स किया। वीक में एक दिन क्लास होती थी और क्लास अटेंड करती थी। उस क्लास में मैं एक अकेली भारतीय नारी होती थी, साड़ी चूड़ी बिंदी सिंदूर सब भर के जाती थी, क्योंकि वो हमारा गहना था। मैंने वो कोर्स करने के बाद में 10 साल तक मुंबई पुलिस के साथ भी काम किया। ये भी मेरे घर में किसी को बताया नहीं गया था मेरे पति द्वारा, क्योंकि काम करने की परमिशन नहीं थी। और पुलिस में काम करना तो नीम वो होता ना, एक तो करेला कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, तो क्या स्थिति होती। लेकिन जब मेरे ससुर जी को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे इस चीज के लिए बहुत प्रोत्साहित किया और बोला कि नहीं बेटा, तुमको जो चीज करना है तुम खुलेआम करो, अच्छे से करो। उसके बाद मैंने मेरी जिंदगी में भी एक मोड़ आया। 2006 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोस हुआ। 2007 में वो मुझे विदा कर कह गए और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि 22 सालों में उन्होंने मुझे बहुत मजबूत बना दिया था। और 2010 में मैंने एकांशा नामक फाउंडेशन की स्थापना करके निकल पड़ी अपने मंसूबे पर, क्योंकि उनके साथ साथ ही मैंने क्राफ्ट क्लासेस लेके, और मैं क्राफ्ट क्लासेस लेती थी तो मेरे पति बोलते थे देख घर में दाल रोटी खाना है तो संजू सब कुछ है, तू यहाँ कर, थारी जी की भी अर्निंग हुए नहीं बिसु, तू कुछ समाज सेवा कर दे। तो मैं गरीब लड़कियों की पढ़ाई में वो पैसे लगा देती थी। धीरे धीरे पैसे बढ़ते गए, पहचान बढ़ती गई, क्राफ्ट की रुचि बढ़ती गई। मैं पेपर मेशे में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, तिहाड़ जेल में भी मैंने काम किया है। तो वो रुचि रही और जाते जाते भी वो मेरे को सब सिखा कर गए, सब कुछ समझा कर गए। मैंने भी उनसे वादा किया कि आपके दोनों बेटों की आंख में आंसू और माँ के आंख में आंसू नहीं आने दूंगी, क्योंकि मेरी ये दोनों आंखें हैं। और उसके बाद में मैंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक संकल्प कर लिया कि मेरे जैसी सिंगल औरतें जो अकेली होती हैं या फिर जो मजबूर होती हैं, उन औरतों को मुझे दिशा निर्देश देना है। और उसी के तहत मैंने अपने ही नहीं दूसरे समाज की भी बहुत सारी अनगिनत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। और अपने समाज से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही मैंने ये एकांशा हैंडराइटिंग परफेक्शन कोर्स को डिजाइन किया और मैंने महिलाओं को बाहर निकाल के उनको वर्कशॉप देना शुरू किया। तो मैं अभी ये बात चल रही है तो मैं आप लोगों को भी बता दूं, ये मेरी मुहिम है आत्मनिर्भरता की। आपके कलकत्ता प्रदेश में भी कोई महिलाएं अगर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं निर्मला दीदी के उस पे मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी डिटेल्स। वो हैंडराइटिंग की सर्टिफाइड ट्रेंड टीचर बनकर अपने एरिया में हैंडराइटिंग क्लासेस लेकर अपने आप को आर्थिक तरह से, आर्थिक रूप से संबल बना सकती है। मैं वो डिटेल्स निर्मला दीदी के उस पे मैसेज करूंगी और फिर आप अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं जनरली 3 कोर्सेज करवाती हूँ। एक तो हैंडराइटिंग टीचर्स ट्रेनिंग महिलाओं के लिए, और महिलाओं में भी मैं महिलाओं को ही लेती हूँ, लड़कियों को नहीं लेती हूँ, क्योंकि लड़कियों में ममत्व नहीं होता और ये सिखाने के लिए ममत्व होना बहुत जरूरी है। एक माँ होए, एक महिला होए, वही जरूरी है, क्योंकि 30 साल की उम्र होनी चाहिए। दूसरा कोर्स है मेरा ये जो ग्राफोलॉजी, जिसकी मैंने कविताएं बनाई है, कौन सा अक्षर क्या बोलता है, तो ग्राफोलॉजी का भी मैं कोर्स करवाती हूँ। इससे भी करियर बन सकता है। कैसे बनेगा वो मैं ज्वाइंट होंगे तब मैं उन्हें बताऊंगी। दूसरा कोर्स है हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट का। महिला संगठन है, सब दादी नानियां बैठी हैं। अगर आपके बच्चों की राइटिंग हैजी है और आप लोगों को लगता है इम्प्रूव करवाना चाहिए तो हम वो कोर्स करवाते हैं।
बात की लय ही बदल गई। हमारे पास समय है ना निर्मला दीदी? हाँ है, अभी है। कितना समय है, मैं उस हिसाब से टॉपिक उठाती हूँ। अभी 5:30 का टाइम है अपना, 5-10 मिनट आप ऊपर ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो मैं सिग्नेचर पर आ जाती हूँ। सिग्नेचर जो होते हैं वो हम सभी करते हैं, ठीक है। सिग्नेचर एंड ऑटोग्राफ में डिफरेंस होता है। सिग्नेचर जो होता है वो होता है आपका रियल लाइफ, और ऑटोग्राफ जो होता है वो होता है आपका रियल लाइफ, यानी दिखावे की जिंदगी। तो ये दोनों चीजें डिफरेंस हो सकती है, ओके, डिफरेंट होती है। अब आपने देखिए कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। सिग्नेचर की राइटिंग का साइज जो है आपकी राइटिंग के साइज से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि राइटिंग जो है वो आपकी एक्टिविटीज है, और आपकी एक्टिविटीज किसी के भी सामने आपके बताने से पहले पता चल जानी चाहिए। इसलिए सिग्नेचर का राइटिंग का साइज बड़ा होना चाहिए। सिग्नेचर हमेशा क्लियर होना चाहिए, इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। जितना क्लियर सिग्नेचर उतनी क्लियर पर्सनालिटी, उतनी ही क्लियरिटी से आप दूसरों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और दूसरों को अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और दूसरों को समझ पाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। लोग इस अज्ञानता में कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर करते हैं कि कोई हमारी कॉपी नहीं करे। तो उनके लिए एक बात है, ताला बनने से पहले चाबी बन जाती है। हर ताला खुल जाता है, चोरों के आगे कोई ताला नहीं, कहावत है ना। ठीक उसी तरह से हर सिग्नेचर कॉपी होता है, और अब तो इंटरनेट का जमाना है, तुरंत कॉपी कर सकते हैं। उसके पहले भी हर वक्त कोर्ट के आगे 5 रुपए में सिग्नेचर करने वाले लोग मिल जाते थे। अब तो उनके भी रोजी रोटी छिन गई इंटरनेट के माध्यम से। तो आपका सिग्नेचर हमेशा क्लियर होना चाहिए। एक्सक्यूज, आपके सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लिखते हैं, राइट? ये होते हैं आप खुद। इसके साथ का जो भी अक्षर होते हैं, मेरा तो बहुत छोटा सा नाम है, तो जो अक्षर होते हैं ये होती है आपकी एक्टिविटीज, आप क्या काम करते हैं, उसके प्रति कितने ईमानदार हैं, आप लगन से करते हैं कि नहीं करते हैं, अधूरे छोड़ते हैं क्या, या किस उम्र के किस दौर में। 30 साल तक हर व्यक्ति अपने करियर के लिए दौड़ता है, 30 के बाद क्या, ये दिखाता है ये लेटर्स। उसके बाद आती है सरनेम। सरनेम होती है आपकी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परिवार, समाज, सोसाइटी, जो भी बोलेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अपने हिंदू धर्म में एक बहुत ही अच्छी बात है कि शादी के बाद लड़कियों को ससुराल की सरनेम लिखनी होती है, ठीक है। ये तब तक सही थी जब तक लड़कियों के नाम से कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, तब तक लड़कियों के पास में अपनी डिग्रियां नहीं होती थी, अपने सर्टिफिकेट्स नहीं होते थे, अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते थे। आज हमारी बेटियां, हमारी बहुएं बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, उनके नाम की अपनी अपनी डिग्रियां होती है, अपनी वर्किंग होती है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब अगर शादी के बाद आके उसने पहली सरनेम को छोड़ दी और सेकंड सरनेम को अडॉप्ट कर लिया और स्टिल शी इज वर्किंग, तो उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता जो पहले था वो। और फिर क्या होता है, कुछ लड़कियां अपनी सरनेम इसलिए बदलती नहीं है कि कितने सर्टिफिकेट्स बनाएंगे, कहाँ बदलेंगे, चलने दो मेरा यही सिग्नेचर, तो प्रीवियस सरनेम के साथ ही काम करती हैं। ये सबसे ज्यादा खतरे का विषय है। जो लड़कियां अपनी ससुराल की सरनेम को ऐड नहीं करती थी, तो
क्योंकि उनकी इतने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते थे, कहाँ कहाँ चेंज करे, तो वो लोग फिर अपनी ससुराल की फैमिली में सामंजस्य नहीं बना पाती थी, अपने हस्बैंड के साथ में नोक झोंक होती थी और उसका रिजल्ट था डिवोर्स। 6 साल तक इस चीज पर बहुत सूक्ष्मता से काम करने के बाद 2.5 साल पहले मोदी सरकार के समय मोदी जी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि लड़कियां प्रीवियस सरनेम के साथ में अपनी सेकंड सरनेम को ऐश्वर्या राय बच्चन इस तरीके से ऐड करें तो उनको मान्यता मिलेगी। वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, वो अपने इन-लॉज फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ में अच्छे से सामंजस्य बनाते हैं। और मैं फिलहाल मुंबई फैमिली कोर्ट के लिए भी काम कर रही हूँ और वहाँ के हमारे वकील लोग बोलते हैं कि आजकल ये करने से ही लोग केस वापस लेने लग गए हैं। अब आते हैं, कुछ लोग होते हैं सिग्नेचर के पीछे करके ये पीछे लाइन को बड़ी सी ले आते हैं, ऐसे पीछे, ये नहीं लाना चाहिए। पीछे लाना यानी आप अपनी सक्सेस को पीछे की तरफ धकेल दिए। इनका काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता और जब पूरा होता है तब तक उस काम की वैल्यू खत्म हो जाती है। कुछ लोग सिग्नेचर के नीचे एक लाइन बनाते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो अपने लाइफ की सर्टेन थिंग्स के लिए बहुत ही पक्के होते हैं कि बस मुझे ये चीजें नहीं बदलनी है। कुछ लोग 2 लाइन लगाते हैं, ये भी अच्छी बात है। कुछ लोग 1 डॉट लगाते हैं, कुछ लोग 2 डॉट लगाते हैं, दोनों ही अच्छी क्वालिटी है। लेकिन कुछ लोग डॉट 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 यानी वो अपने आप में अधूरापन ले आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग लाइन के ऊपर 2 डॉट, नीचे 1 डॉट, ये भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पहले 2 लाइन बनती थी, अब शायद उनकी ये जेड बन गया। पहले वो जब तक 2 लाइन बना रहे थे बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन था और अब जब जेड बनने लग गया तो उसमें वो बात ही नहीं रह गई, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी नहीं रह गई, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं दूसरों के। और कुछ लोग तो एक ही अक्षर में 2-3 अक्षर बना के लिखते हैं, वो हमेशा बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग इनिशियल लेटर लिखते हैं, नाम का इनिशियल लिखा, सरनेम पूरी लिखी, तो वो पर्सन तो बहुत ईमानदार है, काम के प्रति भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको उतना नेम और फेम नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए। नहीं वो फाइनेंस में इतना स्ट्रांग होता है जितना उसमें वो कैपेबल है, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बराबर से निभा रहा है। तो ये अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अपने लिए क्या? इसके लिए आप अपना पूरा नाम और पूरा सरनेम लिखिए। देखिए आप अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी सरनेम और पूरा लिखते हैं, तो उन्होंने सब कुछ खोकर भी वापस पुरजोर निभाया। उन्हीं के साथ के बहुत सारे एक्टर्स हैं या प्लेयर्स हैं जिन्होंने उनसे अमिताभ बच्चन जी से ज्यादा कैपेबल थे, लेकिन उतने सक्सेस अपनी लाइफ के संध्या काल यानी 50 के बाद में उतने सक्सेस नहीं रहे जितने हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं। निर्मला दीदी, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अगर अभी किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो 5-10 मिनट हम 2-5 क्वेश्चंस ले लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। चैट बॉक्स में डाल दें। या यही अच्छा रहेगा, चैट बॉक्स में डालेंगे तो कंचन जी पूछ लेंगे और मैं फिर उसका रिप्लाई कर दूंगी। संजू जी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह जरूर रही हूँ। जरूर नम्रता जी।
क्या इसका ये मतलब है कि पूरा नाम लिखना चाहिए? जैसे अब बच्चे हमारे अब आ रहे हैं, अभी शायद अभी तो उनको साइन की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उनको क्या हमको ये सजेस्ट करना चाहिए कि पूरा नाम लिखना चाहिए उनको एज ए सिग्नेचर में? यस नम्रता जी, अगर पूरा नाम लिखेंगे तो जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उससे डबल उनको रिजल्ट मिलेगा। अगर वो इनिशियल लेटर लिखते हैं तो उनकी पहचान खुद ही उन्होंने कम कर दी ना। अभी देखिए मैंने एस लिखा, अभी क्या पता है एस का मतलब क्या है। अगर मैंने ये लिखा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये संजू है और किसी का नेम है। यस यस। एस मतलब मेरे मैं पर्सनल मेरी लाइफ, और ये मेरी एक्टिविटीज। अभी मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मेरे को फेम ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी ये वाली जानकारी मिली। बाकी तो खैर पूरा सेशन ही आपका बहुत अच्छा था। थैंक यू नम्रता बट जी। ये चीज ऐसा है कि ये इन जनरल भी ये एक चीज भी हम लोगों को बताएंगे तो बहुत फायदा उनका हो जाएगा। और सिग्नेचर हमेशा अपवर्ड्स होना चाहिए इस तरीके से। ओके। संजू जी, मैं एक पूछना चाहूंगी हाँ कि जी। आपने जो बताया था कि पियर जैसे शादी होने के बाद हम लोग अपना ससुराल का टाइटल लगा लेते हैं, तो क्या हमको मायका का भी, ये जो क्लियर नहीं हुआ था मुझे उस टाइम, तो थोड़ा। एक्चुअली ससुराल का सरनेम लगाने की जो परंपरा है हमारे हिंदू धर्म में, ये बहुत सोच समझकर बनाई हुई परंपरा है, क्योंकि पहले के समय में बहुत छोटे बचपन में ही शादियां होती थी और लड़कियों के नाम से कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। अब जब लड़कियों के नाम से हम अपनी बेटियों बहुओं को पढ़ा लिखा रहे हैं, वर्किंग है वो लोग, उनके नाम से लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनको प्रीवियस सरनेम के साथ में ससुराल की सरनेम को जरूर ऐड करना चाहिए। जो लड़कियां ऐड नहीं करती हैं वो उतनी मिंगल अप नहीं हो पाती जितना होना चाहिए। ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ वर्षा जी, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अच्छा उनका आया नहीं है उनको। हाँ आया है। लाइन ड्रॉ करके बताएं प्लीज, कैसी कैसी बनाना चाहिए। सिग्नेचर हमेशा स्लैंट रहेगा, और अगर आप लाइन दे रहे हैं तो आपका अगर डिसेंडिंग लेटर्स है GJYZ है, ये कटने नहीं चाहिए। ओके। जी और वाई जो होते हैं ये होता है आपका सक्सेस ग्राफ। ठीक है, अगर ये लेटर्स हैं और ये लेटर्स अगर नीचे से कट गया, जैसे नम्रता जी बियानी का भी मैं एग्जाम्पल वापस से दे रही हूँ, ये है और ये कट रहा है, Y और G ज्यादा लिखे जाते हैं डिसेंडिंग लेटर्स में से, और ये अगर कट गया तो आपने अपनी मेहनत को खुद ने काटा है, तो आपकी मेहनत का उतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको जब भी लाइन 1 या 2 जो भी लाइन दे रहे हैं, या तो उसके साइड से दे या नीचे से दें ताकि ये कटे नहीं। और कोई क्वेश्चन? हाँ संजू जी, एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। कि जैसे आजकल सब अपने पापा का भी सिग्नेचर में नाम लिखते हैं, हाँ तो क्या ये हमको लिखना चाहिए? बिल्कुल। बच्चों को क्या बताएं हम? देखिए पापा का नाम लिखने की परंपरा यहाँ पर महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका यहाँ तो है ही, और तमिलनाडु में तो पूरे गांव का नाम लिखा जाता है, मतलब पूरे 7 पीढ़ी का नाम लिखा जाता है। तो ये परंपराएं जो थी ना, ये बहुत अच्छी परंपरा है। मिडिल नेम लिखना यानी पिता का नाम लिखना, और उसके बाद में लड़कियां अपने पति का नाम लिखती हैं मिडिल नेम में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो उनके साथ मिलकर, उनके साथ में सामंजस्य बनाकर अपना काम कर रही है। बच्चों को तो ये लिखना बहुत अच्छी क्वालिटी है अगर जो भी लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।
बच्चों को ये सब बता सकते हैं हम लोग। हाँ जी हाँ। अच्छा संजू जी, आपने बोला था कि 2.5 mm to 3.5 mm परफेक्ट राइटिंग होती है, हाँ जी। तो मतलब इसका मेजरमेंट हम कैसे करें? 4 लाइन की नोटबुक, कोई भी अच्छी क्वालिटी की 4 लाइन की नोटबुक देखिए, उसमें जो साइज मिलेगा ना, ये साइज आप लिखिए। ये बी और डी भी बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं जाने चाहिए, और जी भी ज्यादा लॉन्ग चला गया ना, दैट मीन्स आप में ना कोई भी काम करने में 1 ग्राम मेहनत की जरूरत होगी, वहां पर आप 100 ग्राम डालेंगे। तो ये 100 ग्राम भी डाल दोगे मेहनत, तो मेहनत तो ज्यादा डाली, एफर्ट्स तो आपने ज्यादा डाले, लेकिन रिवर्ट उतना ही मिलना है जितना मिलना होगा आपको। और असेंडिंग लेटर्स अगर ज्यादा लॉन्ग चले जाते हैं तो वो अपने नॉलेज का खाली बखान ही करते रह जाएंगे, प्राइड होएगा उनमें, घमंड होगा उनमें। और अगर ऐसे स्मॉल भी हो जाएगा, यानी ये डी को देखिए, ये इतना स्मॉल लिख दिया मैंने, एच को स्मॉल लिख दिया, तो उनमें जो एक नॉलेज होना चाहिए उनकी एज के अकॉर्डिंगली, उतना नहीं होता है, नॉलेज कम होता है, या नॉलेज लेने की भी ये इच्छा तो की कमी। बात हो गई अपने इंग्लिश की, अगर हाँ। यही चीज हिंदी में हो तो कैसे समझे हम? हिंदी की मैंने कंचन जी आपको बताया कि हिंदी को इतने कम समय में समेटना बहुत डिफिकल्ट है। हिंदी के अक्षर भी आप ये देखिए कि बहुत छोटे छोटे नहीं होने चाहिए। अगर आप सिंगल लाइन में लिख रहे हैं, दीदी सॉरी मेरे को आपको कितना समय लगेगा? मतलब नेक्स्ट टाइम अगर आपका क्लास कराएं हिंदी का तो कितना समय चाहिए? वापस 1-1.5 घंटा तो कम से कम चाहिए। हाँ, तो वो फिर आपकी नेक्स्ट क्लास लेनी होगी, तब ठीक रहेगा, आज की क्लास में तो नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि हिंदी देखिए हम ही लिख रहे हैं, और आपको मैंने शुरुआत में बताया, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो राइटिंग हम लोग लिख रहे हैं, वो राइटिंग जो हम लिख रहे हैं अगर किस तरीके से इम्प्रूव करें तो फर्क पड़ता है, कि वो राइटिंग उसी से कुछ फर्क पड़ रहा है? कैसे हो सकता है? इम्प्रूव करने से फर्क पड़ जाता है क्या? यस, राइटिंग को अगर हम चेंज करते हैं, और उसका एक प्रोसेस होता है चेंज करने का, उससे उनके नेचर में जरूर फर्क पड़ता है। नेचर में फर्क पड़ेगा तो उनकी सफलता। इसी को निर्मला दीदी एनालिसिस कहते हैं, और एनालिसिस भी मैं करती हूँ, लेकिन वो पेड सर्विस है, और वो पेड सर्विस से ही मेरा एनजीओ चलता है, इसलिए मैं माफी चाहूंगी, ये बात पहले ही बता देती हूँ। लेकिन मैंने फीस जो है वो बहुत कम रखी है, मात्र 300 रुपया रखी है, मात्र, ये अपने संगठन के लिए बहुत कम फीस रखी है। उसमें उनको मैं अभी कोई जन की इंक्वायरी भी थी कि आपकी फीस कितनी है और कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? वो मैं ना आप लोगों के मैं निर्मला दीदी के उसके ऊपर पूरा भेज दूंगी, एक मैसेज भेज दूंगी, आप अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिए, तो फिर वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर ले, कनेक्ट हो जाएंगे। ओके। क्योंकि सब चीजों को यहाँ बताना पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, राइट। निर्मला जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो आप और हम हिंदी में लिख रहे हैं ना, हमारी लाइफ में हम संतुलित हैं, लेकिन इसके पीछे की पीढ़ी क्या उतनी संतुलित है? आप लोग जरूर विचार कीजिए, ये बहुत जरूरी है। जो हम हिंदी भाषा लिख रहे हैं, या हमारे तो 16 भाषाएं हैं, अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी भाषा है, वो भाषाओं में अगर जो लिख रहा है वो अपने, अगर जैसे निर्मला दीदी अगर सिग्नेचर हिंदी में कर रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करती हूँ मैं, तो आज आपके पास मेरा भेजूंगी हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर, वो आप बताइए कि इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। जरूर जरूर। निर्मला मल अगर आप हिंदी में सिग्नेचर लिख रही हैं, इसका मतलब है कि आप अपने नेटिव प्लेस, अपनी सांस्कृतिक ट्रेडिशन जो भी है, राइट्स एंड रिचुअल्स जो हैं, उनके साथ अपने समाज, अपने देश के प्रति बहुत जुड़ाव है।
अपनी हिंदी भाषा या वर्नाकुलर लैंग्वेज में साइन करने का मतलब ही यही होता है कि आप अपने नेटिव प्लेस, अपने परिवार, अपने समाज से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। अब अगर इसमें कोई नेगेटिव ट्रेट आ जाता है, अक्षर दूर हो गए या शब्द दूर हो गए या लाइट हो गए या ज्यादा डार्क हो गए, तो उनका अलग अलग असर पड़ेगा। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अक्षर अगर गलत हो गया तो हम बोलना तो अच्छा चाह रहे हैं, एडवाइस हम अच्छी दे रहे हैं, लेकिन लोग उसको गलत मीनिंग से लेते हैं, अदर वे से ले लेते हैं लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है, कुछ लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर सिग्नेचर करते हैं। वो भी अच्छी चीज है दीदी। ओके। हाँ, ऐसे सिग्नेचर बहुत करते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड करते हैं, इसलिए मैंने पूछा। ये भी मैंने अंकुर लिखा, ए लिख के, ये अच्छी क्वालिटी है। थैंक यू। वेलकम। सेशन खत्म किया जाए दीदी। हाँ जी, हाँ। तो आज आपसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि आगे आपको हम लोग अपना सिग्नेचर वगैरह करके भेजेंगे ताकि आप हम लोग को जानकारी दे पाए कि इसमें कैसे हम लोग को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जरूर 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 दीदी, जरूर। मैं हमेशा तत्पर हूँ इस कार्य के लिए, और मेरे जो कोर्स डिटेल्स है वो मैं आपको भेज दूंगी, तो आप अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए। और वैसे भी एकांसा EKANSA वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आप लोगों को सब डिटेल्स मिल जाएगी। आज हम लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की आपके द्वारा, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। व्यक्तित्व विकास लिखावट के साथ मुख्य वक्ता संजय जी ने आपने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान किया। कोलकाता प्रदेश की बहनें जरूर इससे लाभान्वित होगी। आपका अभिनंदन वंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे व्यक्तित्व विकास के जो थे वर्षा की जागा, इनको बहुत इसके लिए बहुत डर लगता रहता है हमेशा कि मेरा सेशन कैसे होगा, मेरा सेशन कैसे होगा। तो आज इसको बता दूं कि आपका सेशन बहुत अच्छा हुआ है और संजय के चेहरे पर तो मुस्कान आ ही नहीं है, सेशन अच्छा हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ज्यादा आप और हमको सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। जी आपके लिए बोल रही हूँ, आपकी आंखें और आपकी ऐसे उसको सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। तो आज आपका बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। अभी क्या राष्ट्रगान करेंगे क्या हम लोग, कैसे? एक छोटा सा कुछ बोलना है मेरे को, फिर ओके। बोलते करते राष्ट्रगान किया हुआ अपने धोती में कर रखे हैं। टेंशन राष्ट्रगान थोड़ी ना हाँ, किया वो हुआ। नहीं, इसलिए धन्यवाद से ही मैं अपना समापन करूंगी। धन्यवाद। आज हमारी कार्यशाला व्यक्तित्व विकास लिखावट के साथ में पधारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, पूर्वांचल पदाधिकारीगण, विशेष अतिथिगण, सभी अंचल के अध्यक्ष मंत्री तथा सभी प्यारी बहनों का इस जूम वेबिनार प्रांगण से समिति संयोजिका मैं कंचन भट्टर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ अंजू जी राठी का, जिन्होंने बहुत ही प्रामाणिक तरीके से हमारी राइटिंग के जरिए हमारी पर्सनैलिटी से हमारा परिचय करवाया। ऐसे तो उन्होंने बोला कि 3 मिनट आदमी सुन नहीं सकता, लेकिन हमने उनका पूरा सेशन बहुत ही ध्यान लगाकर सुना है। मुझे नहीं पता ये 3 मिनट वैज्ञानिक प्रमाणिक है या नहीं है। चाय में छुट्टी भी नहीं हुई, कोई चाय भी नहीं पी सका। संजय हाँ। जी, ये चाय आपको बाहर रह जाएगी। जरूर जरूर। मेरी सभी सह संयोजिकाएं और पर्दे के पीछे हमारी समिति की मजबूत स्तंभ नम्रता दीदी का भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी से आशा करती हूँ कि एक बार फिर मिलेंगे एक नए आयाम के साथ। तब तक के लिए जय महेश, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।
बस बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आज भी अरेंज किया और आगे भी करते रहिए, यही शुभकामना आप लोगों को, निर्मला दीदी को, कंचन जी को और Thank आपकी you. पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच। चलिए एंड करूँ मैं मीटिंग का, निर्मला दीदी? निर्मला जी, हाँ जी, हाँ। चलिए, जय आज श्री के कृष्ण। कार्यक्रम को आपने इतने अच्छे से हम लोग को ऑर्गेनाइज करवा दिया नर्सर दीदी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हम लोग आज परेशान थे, लेकिन आपने बिल्कुल, आप हमेशा करते रहे, हम आपके साथ हैं बस, है ना? जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय